बी वेल्दी में आपसे हम हमेशा कहते हैं आप हैं सावधानी और समझदारी के साथ अमीर बनने के सफ़र पर। और आप में ये सावधानी और समझदारी कैसे आएगी? आप में ये दोनों चीज़ें तब आएंगी जब आप जिस भी प्रोडक्ट में निवेश करते हैं उसके बारे में आपके पास पूरी जानकारी होगी। तो और ये जानकारी देने का काम है बी वेल्दी का, कोशिश है एटलीस्ट हमारी तरफ से। तो आज के वीडियो में एक ऐसे ही प्रोडक्ट की जानकारी आपको दी जाएगी। म्यूचुअल फंड में एक थीमेटिक फंड होता है, बिजनेस साइकिल फंड। इस तरह के 4 फंड ऑलरेडी बाजार में हैं। 5वां फंड आ रहा है आदित्य बिरला सन लाइफ म्यूचुअल फंड हाउस की तरफ से। तो ये कैसे काम करता है, ये बिजनेस साइकिल वर्ड का मतलब क्या है? थीमेटिक फंड है, किस तरह का रिस्क इस तरह की थीम में होता है, निवेशक इसको अपने पोर्टफोलियो में रखे या फिर ना रखे तो क्या, कितने वक्त के लिए रखे, क्या एक्सपेक्टेशन हो उसकी। आज ये सब जानकारी आपको हमारे इस वीडियो में मिलेगी और ये जानकारी आपको देंगे आदित्य बिरला सन लाइफ के फंड मैनेजर विनीत मालू। पहली बार हमारे प्लेटफॉर्म पर एक फंड मैनेजर आ रहे हैं और विनीत मालू जी का एक्सपीरियंस 15 साल का है। फिलहाल वो आदित्य बिरला सन लाइफ बैलेंस्ड एडवांटेज फंड मैनेज करते हैं। उसके साथ ही आदित्य बिरला सन लाइफ इंटरनेशनल इक्विटी फंड भी मैनेज करते हैं। और ये जो नया थीमेटिक फंड आ रहा है बिजनेस साइकिल फंड, वो भी विनीत मालू जी ही मैनेज करेंगे। तो सीधे चलते हैं उनके पास और इस तरह की जो भी बेसिक जानकारी है बिजनेस साइकिल थीम से जुड़ी हुई उनसे लेते हैं। शुक्रिया विनीत, आज वक्त निकालकर हमारे सब्सक्राइबर्स, बी वेल्दी के सब्सक्राइबर से बात करने के लिए। ये बिजनेस साइकिल फंड एक थीमेटिक फंड है। 4 पहले से ही बाजार में है। 5वां आपका फंड हाउस एबीएसएल वो लेकर आ रहा है। अब लोगों को ये टर्म सुनाई देगा फिर से एक बार ज्यादा, लेकिन लोग को ये समझ में नहीं आता कि ये बिजनेस साइकिल फंड काम कैसे करता है। जो इसमें शब्द है बिजनेस साइकिल, वो अपने आप में समझना थोड़ा सा मुश्किल लगता है। अगर उससे पहले आप आसान शब्दों में समझा सके हमें, तो उसके बाद हम बाकी सवाल जवाब करते हैं। धन्यवाद स्वाति। सो बिजनेस साइकिल एक बहुत ही सिंपल कॉन्सेप्ट है। हम्म। इसके अंदर होता है कि हमारी इकोनॉमी में उतार चढ़ाव आते रहते हैं। हम्म। आप समझें कि जितने भी व्यवसाय हैं हमारी इकोनॉमी के अंदर, जितने भी बिजनेसेस हैं, उनका एक कुल योग करके हम जोड़ें कि उनका बिजनेस कैसे चल रहा है। अगर हम्म। बढ़ रहा है तो उसे हम अपस्विंग या एक्सपेंशन कहते हैं। वो इकोनॉमी में चढ़ाव आ रहा है, वो एक स्तर पे आके फ्लैट हो गया है, ऊंचे स्तर पे, उसे हम पीक कहते हैं। और अगर वो घट रहा है या फिर उनकी ग्रोथ रेट कम हो रही है जिस रेट से वो बढ़ रहे हैं, उसे हम हम्म। कॉन्ट्रैक्शन कहते हैं। और काफ़ी अगर समय खराब चल रहा है, बिजनेसेस अच्छे नहीं चल रहे हैं, तो उसे हम स्लम्प कहते हैं। हम्म। तो 4 फेजेस हैं बिजनेस साइकिल के, ये एक के बाद एक रिपीट होते हैं एक चक्र के रूप में। हम्म। इसे हम बिजनेस साइकिल कहते हैं और उसके बेसिस पे बिजनेसेस के प्रॉफिट और सेल्स इंपैक्ट होते हैं और हम उस बेसिस पे इन्वेस्ट करना चाहते हैं। तो ये हम्म। सिंपल कॉन्सेप्ट है, अगर आप इसको एक बिजनेस के रूप में समझे तो आसान रहे। ओके। लेकिन जब एक फंड इस तरह की थीम को फॉलो करता है तो वो सिर्फ एक तरह की कंपनियों में पैसे नहीं लगाएगा, अलग अलग सेक्टर्स की कंपनियों को चुनेगा। ये मेरी थिंकिंग है, करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग। और जब आप मल्टीपल सेक्टर्स की कंपनियों में लगाएंगे, वो जरूरी नहीं है कि वो सेक्टर की कंपनियां इकोनॉमी की चाल के हिसाब से ही उनकी भी साइकिल चले। कुछ हो सकता है कि उलट चलेगी। ऐसा होता है, राइट? आप एकदम सही कह रही हैं। सो कुछ बिजनेसेस ऐसे होते हैं, कुछ व्यवसाय ऐसे होते हैं जिन्हें कुछ फर्क नहीं पड़ता इकोनॉमी कौन से फेज के अंदर है। हम हम्म। साल की जो चीज़ें होती हैं उन कंपनियों को कुछ फर्क नहीं पड़ता है, हमारी कमाई कम हो गई है, ज़्यादा हो गई है, हम सबसे पहले वही चीज़ें जाके खरीदेंगे। हम्म। बट कुछ बिजनेसेस ऐसे होते हैं जो हमारी डिस्क्रेशनरी ज़रूरतों को पूरा करते हैं, क्योंकि ओके। अगर हमारी कमाई अच्छी होती है हम वो खर्चे, एक्स्ट्रा खर्चे करते हैं, वरना हम नहीं करते हैं। तो उन बिजनेसेस को जब भी इकोनॉमी अच्छी कर रही होती है फ़ायदा होता है, या फिर इकोनॉमी बुरे वक्त से गुजर रही है उन बिजनेसेस को फ़ायदा नहीं होता। तो हम्म। हर सेक्टर का या हर उद्योग का अपना एक साइकिल है, चक्र है, जो शायद इकोनॉमी से मैच करे और कभी कभार मैच ना भी करे। हम्म। तो फिर ये थीमेटिक फंड, ये बिजनेस साइकिल फंड किस बिना पे, किस बेसिस पे कंपनियों का चुनाव करेगा, पोर्टफोलियो कैसे बनाएगा ये? सो हमारा इरादा ये है कि हम पहले डिसाइड करेंगे इकोनॉमी कौन से फेज के अंदर है। और क्या वो, अभी हमारी इकोनॉमी किस फेज के अंदर चल रही है? सो अभी फिलहाल हम एक एक्सपेंशन फेज के अंदर है, क्योंकि हमारी ग्रोथ रेट इंप्रूव होते जा रही है हम्म। ना। और ऐसे ग्रोथ रेट इंप्रूव होते हैं माहौल में, क्या होता है कि एंटरप्रेन्योर्स होते हैं वो अपनी कैपेसिटी बढ़ाते हैं, सप्लाई बढ़ाते हैं, ताकि वो लोगों की ज़रूरत को पूरा कर सकें।
और उससे और इनकम क्रिएट होती है और जॉब्स क्रिएट होते हैं और डिमांड बढ़ती है। हम्म। अभी जो हमारा फेज है, आपने कहा एक्सपेंशन फेज है, अमूमन ये कितने वक्त तक रहता है? पास्ट रिकॉर्ड क्या कहता है? इस बिजनेस साइकिल की यही खास बात है कि उसकी लेंथ या लंबाई हम नहीं प्रेडिक्ट कर सकते हैं, ना ही हम्म। उसकी ऊंचाई हम प्रेडिक्ट कर सकते हैं। आप हम्म। मौसम के बारे में सोचिए। हर साल मौसम की लंबाई थोड़ी थोड़ी बदलती रहती है और उसकी सिवियरिटी भी बदलती रहती है। हम्म। अब आप उस इस चीज़ को आप 10 से गुना कर दीजिए, ये इस तरह से बिजनेस साइकिल चलता है कि हम उसको प्रेडिक्ट नहीं कर पाते हैं। ओके। बट हमें पता है कि एक औसत जो है इकोनॉमी का विकास दर का, हम्म। यूजुअली सामान्य तौर पर इकोनॉमी घूम करके उस लेवल पर आ जाती है। हम्म। उस बेसिस पे हम इन्वेस्ट करना चाहते हैं कि अगर उस लेवल से बहुत दूर चली गई है, उस स्तर से बहुत दूर चली गई है इकोनॉमिक ग्रोथ रेट, तो इवेंचुअली कोई ना कोई कारण से, या तो गवर्नमेंट की पॉलिसी की वजह से या कोई एक्सटर्नल इवेंट की वजह से, इकोनॉमी वापस से उस औसत के लेवल तक वापस आ जाएगी। हम्म। ऐसा होना है तो कौन से बिजनेसेस को फायदा होने वाला है या कौन से बिजनेसेस का नुकसान होने वाला है, उस बेसिस पे हम या तो जो फायदेमंद वाले बिजनेस है उसमें इन्वेस्ट करेंगे या फिर जो नुकसान फेस करने वाले बिजनेसेस हैं उनको अवॉइड करेंगे पोर्टफोलियो में। हम्म। तो विनीत, यही काम तो बाकी फंड भी करते हैं ना, कोई भी। इट्स गोइंग टू बी अ डाइवर्सिफाइड फंड, राइट? कोई कैप यहाँ पर बेसिकली आप लार्ज कैप या मिड कैप की तरह ऐसा कोई मैंडेट नहीं रहता है कि आपको एक पर्टिकुलर कैप में ही मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट करना है। तो अगर ये डाइवर्सिफाइड फंड की तरह काम करता है, तो आप एज अ फंड मैनेजर फॉर अ बिजनेस साइकिल फंड, और कोई और एज अ फंड मैनेजर फॉर अ मे बी विल से फ्लेक्सी कैप फंड, इन दोनों के अप्रोच में फर्क क्या होता है फंड को लेकर? सी, पोर्टफोलियो बनाने के लिए हम जिस रास्ते से गुजर रहे हैं वो अलग है। हम्म। सबसे पहले टॉप डाउन एनालिसिस करना चाहते हैं कि इकोनॉमी कहाँ पर है। जैसे कि हमने फेजेस के बारे में बात की, तो इकोनॉमी कौन से फेज में है, हम्म। उस पे हम डिसाइड करेंगे कि हमें क्या स्टैंड रखना है पोर्टफोलियो में। अगर हम्म। फॉर एग्जांपल अगर इकोनॉमी एक्सपेंशन फेज में है, तो हम डिसाइड करेंगे कि हमें एक नॉन डिफेंसिव या ऑफेंसिव स्टैंड रखना है पोर्टफोलियो में। और अगर इकोनॉमी कॉन्ट्रैक्शन फेज में है, तो हमें एक डिफेंसिव स्टैंड रखना है पोर्टफोलियो में। अगर हम्म। दूसरा एक एनालॉजी दूं, उदाहरण दूं क्रिकेट का, अगर मुझे पता है कि ग्रीन पिच है नेक्स्ट मैच के लिए, तो हम्म। हम चाहेंगे कि हम ज़्यादा से ज़्यादा पेसर्स रखें टीम के अंदर, ताकि वो हम्म। सामने वाली टीम को मजा चखा सकें। हम्म। और अगर फ्लैट पिच है तो हम हम्म। चाहेंगे ज़्यादा स्पिनर्स रखें। सो हम्म। हम एक स्टैंस चूज करते हैं। ओके। बाद एक एक सेकंड लेवल का एनालिसिस हम करते हैं। जैसे कि हमने बात की, अलग अलग सेक्टर अलग अलग साइकिल में चलते हैं अपने, जो कि शायद इकोनॉमी से मैच करे या ना करे। तो अगर हमने जो पेसर्स चूज किए हैं उसमें से कोई कोई इंजरी हो गई है किसी को, तो डेफिनेटली चाहे ग्रीन पिच हो ना हो, वो नहीं परफॉर्म कर पाएंगे। तो हमें हम्म। उस तरह के सेक्टर हमारे पोर्टफोलियो में नहीं रखने होंगे या फिर कम वेट देना पड़ेगा। हम्म। स्पिनर है वो जो फॉर्म में चल रहे हैं, तो हमें उन स्पिनर को खिलाना पड़ेगा। सो उस सेक्टर को हमें इन्वेस्ट करना पड़ेगा, चाहे वो उस नॉर्मली डिफेंसिव माना जाता हो, हम्म। बट स्पेसिफिक कारणों के कारण वो एक अच्छे फॉर्म में अंदर है या फिर उसका जो प्रोस्पेक्ट है काफ़ी इंटरेस्टिंग है। सो ये सेकेंड लेवल ऑफ एनालिसिस जिसके बेसिस पे हम सेक्टर चूज करते हैं। हम्म। अगर इसके कंपैरिजन में हम फ्लेक्सी कैप फंड देखें, तो फंड मैनेजर को पूरी छूट है वो कौन सा अप्रोच यूज करना चाहते हैं, कौन सा रास्ता वो लेना चाहते हैं। वो टॉप डाउन भी कर सकते हैं, इकोनॉमी का एनालिसिस, सेक्टर का एनालिसिस, वो बॉटम अप भी कर सकते हैं, खाली कंपनी लेवल का एनालिसिस करें, वो दोनों को मिक्स करके भी एनालिसिस कर सकते हैं। वो चाहें तो 15 सेक्टर में एक साथ इन्वेस्ट कर सकते हैं, चाहें तो 3 सेक्टर में एक साथ इन्वेस्ट करते हैं, उन्हें पूरी छूट है। हम्म। मैनेजर टू फंड मैनेजर डिपेंड करता है वो कौन सा अप्रोच या कौन सा रास्ता लेना चाहते हैं। इस फंड के अंदर हम एक स्पेसिफिक या एक पर्टिकुलर तरह का रास्ता अपना रहे हैं, जो कि और टॉप डाउन से शुरू होता है। ओके, तो जितने भी तरह के जो ये बिजनेस साइकिल फंड्स हैं, बाकी चार, और सबकी स्ट्रैटेजी सिमिलर होती है या फिर सबकी अलग अलग स्ट्रैटेजी होती है? क्योंकि थीम तो सबका सेम होगा। सो अभी तक जो है ऐसा लग रहा है कि स्ट्रैटेजी थोड़ी अलग अलग है। हम्म। कुछ कुछ स्ट्रैटेजी जो जनरली फॉलो की जाती है वो ये है कि बिजनेस साइकिल को वो लोग डिफाइन कर देते हैं कि हम कौन से फेज में कौन से सेक्टर में इन्वेस्ट करेंगे, अच्छा। और वो एक फिक्स्ड फॉर्मूला या टेम्पलेट बेस्ड अप्रोच जो हो जाता है उस हिसाब से चलेंगे। हम्म। हमारा अप्रोच ये है कि हम स्टैंस डिफाइन करेंगे और सेक्टर का जो चयन है वो हम उस बेसिस पे करेंगे कि कौन से सेक्टर कौन से साइकिल में चल रहा है इस वक्त। जैसे ओके। कि मैंने आपको एग्जांपल दिया, कहीं पे किसी सेक्टर को इंजरी तो नहीं है या फिर हम्म। कोई सेक्टर को स्पेशल फॉर्म में चल रहा है, उसका फायदा हम उठाना चाहते हैं, रादर देन कि हम पहले से डिसाइड कर लें कि कौन सा सेक्टर इस फेज में इन्वेस्ट करना चाहिए। तो हम एक टेम्पलेट नहीं यूज करना चाहते हैं, हम एक स्टैंस यूज करना चाहते हैं।
ओके, तो ऐसे में पोर्टफोलियो में चर्निंग बहुत ज्यादा होने के भी चांसेस होंगे। क्योंकि ये एक बिजनेस साइकिल फंड है, सो आप मान लीजिए एक साइकिल के अंदर हम एक सेक्टर से दूसरे सेक्टर में इन्वेस्ट करने के लिए एक मूव करेंगे, तो इस पोर्टफोलियो में नॉर्मल फंड से चर्निंग थोड़ी ज़्यादा रहेगी। हम्म। बट एक फायदा इन्वेस्टर को ये भी मिलता है कि अगर वो अलग अलग सेक्टोरल फंड में इन्वेस्ट करते हैं और सेक्टर के साइकिल का फायदा लेना चाहते हैं, तो जब भी वो एक फंड से दूसरे फंड में चर्निंग करते हैं तो उन्हें कॉस्ट लगती है टैक्स के रूप में उनके गेन्स में। हम्म। इस फंड के अंदर एक सोल्यूशन एम्बेडेड है कि वो चर्निंग हम फंड के अंदर ही कर लेते हैं, तो उन्हें कोई टैक्स नहीं लगती और कोई एडिशनल कॉस्ट नहीं लगती है। तो चर्निंग ज़्यादा रहेगी, बट एक सेक्टर से दूसरे सेक्टर में मूव करने में कोई टैक्स का इम्प्लीकेशन नहीं रहेगा इन्वेस्टर के लिए। और इस चर्निंग का इम्पैक्ट क्या एक्सपेंस रेशियो पे भी दिखेगा? एक्सपेंस रेशियो का इस चर्निंग से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। नहीं एक्सपेंस पड़ेगा। रेशियो जो फीस जो एसेट मैनेजमेंट कंपनी चार्ज कर रही है वो हम्म। वो सेम ही रहेगा, उसके अंदर चर्निंग का फर्क नहीं पड़ेगा। नहीं पड़ेगा। ओके। और क्योंकि यहाँ पर आप सेक्टर स्पेसिफिक कॉल लेंगे डिपेंडिंग ऑन द साइकिल ऑफ द इकोनॉमी, बिजनेस साइकिल के हिसाब से, आपने दोनों का फर्क समझाया। फ्लेक्सी कैप में क्या स्ट्रैटेजी नॉर्मली होती है और इसमें किस तरीके से लोग काम करते हैं, फंड मैनेजर कैसे काम करता है। दोनों में रिस्क अलग अलग होगा। क्या ये क्योंकि थीमेटिक हमेशा से माना गया है रिस्की है, तो इस पर्टिकुलर थीम के साथ क्या रिस्क एसोसिएटेड है जो एक डाइवर्सिफाइड फंड के साथ नहीं होता है? जी, आपने सही समझा। इस थीम में रिस्क थोड़ा ज़्यादा रहेगा फ्लेक्सी कैप के कंपैरिजन में, हम्म। कि इस थीम के अंदर हम स्पेसिफिक सेक्टोरल कॉल्स ले रहे हैं जो कि ज़्यादा वेट्स अज्यूम करेंगे पोर्टफोलियो में हम्म। कंपेयर टू ए नॉर्मल डाइवर्सिफाइड फंड। नॉर्मल डाइवर्सिफाइड फंड में क्या होता है, आपका डाइवर्सिफिकेशन काफ़ी सारे सेक्टर्स में होता है और देयर इज अ मिक्स ऑफ डिफेंसिव एंड अग्रेसिव सेक्टर, दोनों तरह के सेक्टर उसके अंदर रहते हैं। इसके अंदर भी मिक्स रहेगा बट थोड़ा कम रहेगा एक स्टैंस, क्योंकि हमने डिफाइन कर दिया, अगर हमने अग्रेसिव स्टैंस डिफाइन कर दिया है तो हमारा रुझान अग्रेशन की तरफ ज़्यादा हो जाएगा। हम्म। अगर हमने डिफेंसिव स्टैंस डिफाइन कर दिया तो हमारा रुझान डिफेंस की तरफ ज़्यादा हो जाएगा। हम्म। जबकि नॉर्मल फ्लेक्सी कैप या डाइवर्सिफाइड फंड के अंदर दोनों का एक मिक्सचर चलता है, जिसकी वजह से ओवरऑल रिस्क थोड़ा कम रहता है। हम्म। ओके, ऑल राइट। और तो किस तरह के इन्वेस्टर के पोर्टफोलियो में इसकी जगह है, और इन्वेस्टमेंट ड्यूरेशन क्या नॉर्मल बाकी इक्विटी फंड की तरह 5 साल या उसके ऊपर का होना चाहिए? ये थोड़ा सा अगर आप बता सके, प्रोफाइल ऑफ इन्वेस्टर किस तरीके का होना चाहिए जो इसमें इस तरह के थीमेटिक फंड में, बिजनेस साइकिल फंड में निवेश करने की सोचे? ये उन इन्वेस्टर्स के लिए सही है मेरे ख्याल से जो ज़्यादा रिस्क लेना चाहते हैं इक्विटी मार्केट में। हम्म। ये इकोनॉमी की उतार चढ़ाव के बेसिस पे जो अपॉर्चुनिटी आती है उनका फ़ायदा उठाना चाहते हैं, और इसलिए टाइम फ्रेम जो है 5 साल से 7 साल का एटलीस्ट मिनिमम टाइम फ्रेम सोचना चाहिए, हम्म। ताकि पूरे साइकिल का या पूरे इस चक्र का फ़ायदा उठा सकें। ओके। इस वक्त आपके लिहाज से आप किस सेक्टर को लेना चाहेंगे पोर्टफोलियो में और किसे अवॉइड करना चाहेंगे, विनीत? सी, इस वक्त हम एक एक्सपेंशन फेज में हैं, तो हम्म। साइंस है कि हमें अग्रेसिव रहना चाहिए या नॉन डिफेंसिव रहना चाहिए पोर्टफोलियो में। और कुछ एक सेक्टर्स जो साइक्लिकल और अग्रेसिव माने जाते हैं, जैसे कि बैंकिंग है, हम्म। सिम है, इंफ्रास्ट्रक्चर है, उन पे हमारा काफ़ी पॉजिटिव ध्यान है। ओके। कुछ एक जो डिफेंसिव माने जाते हैं, जैसे कि एफएमसीजी है, फार्मा है, टेलीकॉम है, उन पे हमारा थोड़ा कम ध्यान है इस वक्त। ओके, ऑल राइट। और आपने क्या सेक्टर वाइज एलोकेशन फिक्स रखा है या वो चेंज होता रहेगा आगे चल के भी? सेक्टर वाइज एलोकेशन चेंज होता रहेगा, जैसे ओके। इकोनॉमी में डेवलपमेंट होते हैं सेक्टर वाइज चेंज होता रहेगा। हम्म। सेक्टर अपने साइकिल में एक उस लेवल पे पहुंच जाएंगे, एक मैच्योर लेवल पे पहुंच जाएंगे, तो हमें उन सेक्टर से निकल करके दूसरे सेक्टर में जाना होगा, जो कि अभी जो अपना साइकिल शुरू कर रहे हैं। हम्म। जिस पे सेक्टर का एक्सपोजर या जो वेट है वो चेंज होता रहेगा। ओके। और मार्केट कैप का जो एलोकेशन है इसमें वो फिक्स रहेगा कि लार्ज कैप में इतना परसेंटेज रखेंगे मिनिमम, या फिर वो आपने खुला छोड़ा हुआ है? वो एक तरह से खुला है, वो डिपेंड करता है कि हमें अपॉर्चुनिटी कहाँ मिलती है। हम्म। अगर उस बैंकिंग सेक्टर में अपॉर्चुनिटी है जिसकी हम बात कर रहे हैं, तो हम्म। कैप से पूरी हो जाती है। बट अगर मान लीजिए अपॉर्चुनिटी पेपर सेक्टर में है, तो वहाँ हम्म। मिड कैप में जाना ही पड़ेगा। तो ये डिपेंड करता है कि वो अपॉर्चुनिटी कहाँ पर है। हम्म। शुड इट बी अ पार्ट ऑफ द कोर पोर्टफोलियो विनीत, और सैटेलाइट पोर्टफोलियो? सो कोई भी थीमेटिक फंड एक सैटेलाइट पोर्टफोलियो का पार्ट रहता है रादर हम्म। देन कोर पार्ट। हम्म। नॉर्मली क्या होता है कि लोग एक थीम से या दूसरी थीम में इन्वेस्ट करते रहते हैं सैटेलाइट पोर्टफोलियो में। हम्म। इस फंड का फायदा उस कंपैरिजन में ये है, जो मैंने पहले भी कहा, ये है कि इन्वेस्टर्स को वो डिसीजन नहीं लेना है, उनको कॉस्ट इनकर करनी होती, उनके बिहाफ पे हम वो डिसीजन लेके उनके लिए वो कॉस्ट भी एलिमिनेट कर देते हैं।
ऑलराइट। अच्छा विनीत, आजकल बहुत सारे फंड ऐसे आ रहे हैं जहां पर थोड़ा सा इंटरनेशनल एक्सपोजर भी रहता है, तो ये जो आपका फंड है या फिर अमूमन बिजनेस साइकिल फंड में, आपके एक्सपीरियंस में क्या एक्सपोजर इंटरनेशनल मार्केट में होगा या फिर ये पूरा फोकस डोमेस्टिक मार्केट पर होगा? स्वाति, हमने एक प्रोविजन रखा है कि कुछ एक्सपोजर हम इंटरनेशनल मार्केट्स या अंतर्राष्ट्रीय मार्केट्स में भी लेंगे। हम्म। उसका कारण ये है कि हम कुछ सेक्टर्स और ट्रेंड्स ट्रैक करते रहते हैं, हमारी रिसर्च टीम ट्रैक करती है, क्योंकि हम्म। उसका इफेक्ट इंडियन मार्केट्स और इंडियन बिजनेसेस पे भी हम्म। होता है। तो हम्म। हमारी अंडरस्टैंडिंग ये है कि जहाँ पे भी हम एक व्यू डेवलप कर सकें, एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप कर सकें, हमें उसका फ़ायदा लेना चाहिए, और कुछ पोर्शन फंड का हम इंटरनेशनल मार्केट से भी इन्वेस्ट करेंगे। तो आपने कहा कि आपने वो परसेंटेज तय नहीं किया है इंटरनेशनल एक्सपोजर का, वो चेंज होता रहेगा। एग्जैक्टली exactly, हमने एक फिक्स परसेंटेज नहीं माना है कि हम हमेशा इन्वेस्टर रहेंगे। हम्म। अगेन मैं एक वापस एक क्रिकेट का उदाहरण देना चाहता हूँ कि हमें हम्म। बॉल पे बल्ला घुमाने की ज़रूरत नहीं है जब इंटरनेशनल मार्केट में इन्वेस्ट करने के लिए। अगर कोई फुल टॉस आई, मतलब कोई बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी आई, तो हम अपना बल्ला घुमाएंगे और इन्वेस्ट करेंगे, अदरवाइज हम डोमेस्टिक मार्केट में ही फोकस रखेंगे। सो थैंक यू सो मच विनीत, इस थीमेटिक फंड बिजनेस साइकिल थीम को हमारे सब्सक्राइबर को समझाने के लिए। आई एम होपिंग कि इसके बाद वो लोग अगर निवेश करने की सोचेंगे तो वो पूरी जानकारी के साथ इसमें जाएंगे, ना कि सिर्फ इस बेसिस पे कि किसी ने कह दिया है तो निवेश करना चाहिए, राइट? एकदम, और हम यही चाहते हैं कि निवेशक सोच समझ करके, जान करके हमारे फंड्स में इन्वेस्ट करें। या बेसिकली जो हमारा थीम है बी वेल्दी का, कि आप समझदारी के साथ अमीर बने, ना कि सिर्फ देखा देखी किसी को देखकर। सो आई होप वो इस चीज को ध्यान में रखेंगे। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। आपका धन्यवाद स्वाति। तो समझ में आया कि बिजनेस साइकिल फंड कैसे काम करता है। अब अगर आपके पास कोई भी ये बात कहे कि भाई तुम्हें इस फंड में निवेश करना चाहिए, इस तरह के फंड में निवेश करना चाहिए, तो आप हाँ या ना का फैसला पूरी जानकारी के साथ लेंगे। मुझे ये बताइए कि आपको ये थीम कैसी लगी निवेश के लिहाज से, और क्या आप इसमें निवेश करना चाहेंगे या फिर नहीं चाहेंगे, ये कमेंट करके मुझे बताइए। इसके अलावा कुछ और सवाल हो तो वो भी लिखिए नीचे कमेंट में। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, क्यों नहीं किया है, कीजिए, और लाइक कीजिए, शेयर कीजिए वीडियो को। फिलहाल के लिए इतना ही। आप हैं मेरे यानी स्वाति के साथ, और हम सब हैं बहुत ही सावधानी और समझदारी के साथ अमीर बनने के सफर पर। आप सभी को बहुत सारा प्यार और दुलार। स्टे ब्लेस्ड, हेल्दी एंड बी वेल्दी।